हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इस एनालिसिस में मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा और कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर पूछे जाने की संभावना रहेगी, उस पॉइंट में आपको फोकस करवाऊंगा। तो ये जो भी एनालिसिस है बेस्ड ऑन यूपीएससी सिलेबस है, जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे। और आपका जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड है प्री और मेंस में, उसके लिहाज से कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट रह सकती है, आपके नेक्स्ट एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं जो एनालिसिस है इसको सिंपल रखूंगा, ज़्यादा एग्जैजुरेट नहीं करूंगा चीज़ों को, ताकि आप समरी से आप जब बाकी पढ़ें तो आपको चीज़ें समझ में आए और आप अपना एक हॉलिस्टिक अप्रोच बना सके हर टॉपिक में। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है कंसिडरिंग कंसिडर डिक्रिमिनलाइजिंग एडोलसेंट लव एससी टू गवर्नमेंट। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये कहा है कि जो डिक्रिमिनलाइजिंग है, जो एडोलसेंट जो लव है उसको डिक्रिमिनलाइज करना है। तो अभी के समय पे आप देखें तो प्रॉब्लम या फिर मुद्दा क्या है, जो आपका पोक्सो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो चिल्ड्रन को आपके सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाने के लिए ये जो स्ट्रिंजेंट एक्ट है, इसको पास किया गया इन 2012। तो अभी ये जो एक्ट है, इसका जो पर्पज है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, वो सही है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, इसका मिस यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप ध्यान दीजिएगा, या फिर आप डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के आप केसेस देखते हैं, जिसमें क्या होता है, जो कंसेंटिंग आपके एडोलसेंट होते हैं। तो अभी एडोलसेंट कौन होता है, तो लॉ के हिसाब से आप डिफरेंट जो लॉ है जो चाइल्ड को प्रोटेक्ट करती है उस लॉ के हिसाब से अगर देखें तो 14 टू 18 का जो एज है उसको एडोलसेंट कहा जाता है। तो अभी आप ध्यान रखिएगा, 14 टू 18 का जो एज है, इसमें बॉय हो या गर्ल हो, दोनों के अंदर क्या है, आपके डिफरेंट शॉर्ट ऑफ हार्मोनल जो आपके ग्रोथ है वो देखी जाती है। और इसके वजह से क्या होता है, जो दो एडल्ट होते हैं, बॉय और गर्ल, वो क्या कर सकते हैं, कंसेंचुअली एक आपके लव रिलेशनशिप में आ सकते हैं, इंक्लूडिंग फिजिकल रिलेशनशिप। बिकॉज आपका जो एज है 14 टू 18, उसका नेचर ही ऐसा है कि जो आपके बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, उसके वजह से क्या होते हैं, लड़के लड़की एडोलसेंट एज में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और कॉन्सेंचुअल तरीके से आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में जाते हैं। तो अभी उसके वजह से क्या होता है, जो आपका क्या है पेरेंट्स है, उनको जब पता लगता है ऐसे रिलेशनशिप के बारे में, तो वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और क्या कर देते हैं, जो आपका बॉय है, यूजुअली बॉय ही इसमें क्या होता है, आपका एक्यूज्ड हो जाता है, और जो गर्ल है उसको आपके विक्टिम की तरह देखा जाता है। तो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ध्यान दीजिएगा, जो एडोलसेंट एज में है उनके अंदर आपके बायोलॉजिकल चेंजेस आना, हार्मोनल जो चेंजेस आना, ये आपका नेचुरल है, साइंटिफिक है, मेडिकली प्रूवन है। तो अभी इसमें क्या होता है, कोई फोर्स नहीं है। ओके, तो जो आपका रोमांटिक लव है वो कंसेंचुअल है। तो ऐसे हालत में क्या होता है, जब आपके जो पेरेंट्स हैं, इसमें मैं लड़की के पेरेंट्स को ही ले रहा हूँ, तो वो जब केस कर देते हैं या फिर क्रिमिनल केस करते हैं बॉय के ऊपर, जो आपका एक्यूज्ड है, तो उसको क्या होता है, अंडर जो पोक्सो है, ये काफ़ी स्ट्रिंजेंट लॉ है, तो इसके तहत क्या होती है, उसकी जेल हो जाती है। और इसमें क्या है, जो आपका एक्यूज्ड है और जो आपका विक्टिम है, ओके, दोनों ही सफ़र करते हैं जब रिलेशन क्या होता है, कंसेंशुअल होता है। तो अभी ऐसे मुद्दे हमें क्या कर रहे हैं, आपके हमारे देश में एक नया सीवियर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और इसमें जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है और जो डिफरेंट आपके ऑनरेबल हाई कोर्ट है, उन्होंने कई बार इस में अपनी चिंता जताई है। तो अभी नीड ऑफ द आवर क्या है कि ये जो आपका कंसेंचुअल एडल्ट, नॉट एडल्ट, जो कंसेंचुअल एडोलसेंट जो लव है, उसको क्या करना चाहिए, एक राइट की तरह देखना चाहिए।
और इसके ऊपर कंसीडर करना चाहिए। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को आपका डायरेक्टिव दिया है कि गवर्नमेंट क्या करे, इसके ऊपर एक पैनल फॉर्म करे और पैनल में आपके एक्सपर्ट हो, मेडिकल एक्सपर्ट हो, लीगल एक्सपर्ट हो, ओके, राइट, जो आपके लीगल राइट के एक्सपर्ट हो, फंडामेंटल राइट के एक्सपर्ट हो, ऐसे लोगों को बिठा के एक इसके ऊपर विचार विमर्श करना जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट को जो विचार विमर्श का जो कंक्लूजन है वो बताना पड़ेगा, ताकि इसके ऊपर क्या किया जा सके, एक कंस्ट्रक्टिव आपकी वे फॉरवर्ड निकाली जा सके। क्योंकि अभी आप ध्यान दीजिएगा कि अभी टाइम भी चेंज हो रहा है, जो ज़माना है वो भी बदल रहा है, ओके। आपके जो गर्ल है, बॉय है, दोनों ही बहुत ही आज़ादी से आपके पढ़ते लिखते हैं, तो ऑब्वियस है कि कभी क्या है आपका, उनके अंदर आपका जो लव का एंगल है वो आ सकता है, ये ऑब्वियस सी बात है। तो इसको अगर हम क्रिमिनलाइज करते हैं तो ये क्या करेगा, इन फ्यूचर जो आपके एक्यूज्ड होंगे, जो कन्विक्ट हो जाएंगे बाद में, उनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और जो विक्टिम रहेंगी वो भी सफर करेंगे, सेपरेशन का सफर, ओके। तो इसमें ध्यान रखिएगा, दिल्ली जो हाई कोर्ट है हैज सेड लव इज अ फंडामेंटल ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड एडोलसेंट्स हैव द राइट टू फॉर्म इमोशनल कनेक्शंस। तो इमोशनल कनेक्शंस बना सकते हैं, ये उनका राइट है, ओके। और आपके इसमें ध्यान रखिएगा, इसीलिए क्या है, सेवरल आपके हाई कोर्ट, दिल्ली हो, मद्रास हो, इन्होंने कहा है कि आपके नुआंस्ड अप्रोच, एक सूक्ष्म अप्रोच के साथ हमें देखना जरूरी है कि क्या ये रिलेशनशिप जो है फोर्स्ड है, क्या फोर्स्ड किया गया है। लेकिन बहुत सारे केसेस में पाया जाता है कि फोर्स्ड नहीं होता है, कंसेंचुअल होता है। तो इसमें अब क्या है, कोर्ट डायलामा में आ जाती है, ओके। तो इसीलिए क्या है, इसमें ये बात कही गई है कि जो एडोलसेंट्स है इन कंसेंचुअल रिलेशनशिप, देयर राइट मस्ट बी प्रोटेक्टेड। किसने कहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसीलिए पोक्सो एक्ट जो है नॉट मीन टू क्रिमिनलाइज दैट, इसका जो पोक्सो का जो मेन उद्देश्य है, कंसेंचुअल जो आपका रिलेशनशिप है उसको क्रिमिनलाइज करना, इसका मेन उद्देश्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। देन मद्रास हाई कोर्ट ने 2001 में आपका ये 2001 ही है, ओके। An adolescent boy and girl who are in the grips of their hormonal and biological changes and whose decision making ability is yet to fully develop should essentially receive the support and guidance of their parents and society. These incidents should never be perceived from an adult's point of view. तो अभी क्या करना है, जो बॉय एंड गर्ल है एडोलसेंट एज में, मतलब 14 से अबव एंड 18 से बिलो, तो उनके अंदर जो आपका एडोलसेंट बॉय एंड गर्ल के अंदर जो वो जो आपके क्या रहते हैं, हार्मोनल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस होते रहता है उनके अंदर, तो उसके लिए जो उनका आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो भी थोड़ा वीक रहता है, और उससे क्या है, वो आपके रिलेशनशिप में आते हैं। लेकिन इस रिलेशनशिप को आपका क्रिमिनलाइज करना सही नहीं है, इसको बेटर तरीके से गाइड करना, आगे बढ़ा के ले जाना जरूरी है, मतलब गाइड करना जरूरी है पेरेंट्स और सोसाइटी के द्वारा। सोसाइटी को और पेरेंट्स को अपने एज के हिसाब से चीजों को नहीं देखना है इसमें। इससे क्या है, जो आपकी नई जनरेशन है उसके उनके अंदर एक बुरा प्रभाव पड़ेगा, बेकार का क्रिमिनलाइजेशन उनको झेलना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ओके। तो इसीलिए क्या है आपका कोई केस भी था, अ मैन सेंटेंस टू 20 years in prison under POCSO for a relationship with a girl who was 14 at the time but later married him and sought legal protection for him, ओके। तो इसमें गर्ल ने क्या किया, आपका विथ ध्यान रखिएगा, अंडर पोक्सो फॉर अ रिलेशनशिप विथ अ गर्ल हु वाज 14 एट द टाइम बट लेटर मैरिड हिम। तो लड़की ने शादी कर लिया लेटर, और हेल्प मांगा लीगल प्रोटेक्शन का, कि जो लड़का है उसके साथ जो रिलेशनशिप है गर्ल का, वो उसको लीगलाइज किया जाए, उसको डिक्रिमिनलाइज किया जाए। तो ध्यान रखिएगा, तो लव बुरी चीज नहीं है, ओके। कंसेंचुअली कोई अगर आपके रिलेशनशिप में आते हैं, इट इज एब्सोल्युटली ओके। तो इसको क्या करना है, डिक्रिमिनलाइज करना है। बस ध्यान रखिएगा एज का इसमें बात आ जाता है, तो इसमें कुछ कंपैरिजन भी दिखाया है, फॉर एग्जांपल इसमें, ओके। मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस अगर देखें लीगल का, तो एज रिजिड एज थ्रेशोल्ड है अभी,
कि एज ऑफ कंसेंट को अभी 18 में फिक्स किया गया है विदाउट एक्सेप्शंस। ओके, तो एक्सेप्शंस को देखना जरूरी है कि कोई कंसेंचुअली है तो उसको एक्सेप्शन की तरह देखना चाहिए, किसी के ऊपर फोर्स्ड है तो उसको क्रिमिनलाइज करना चाहिए। तो इसमें क्या है, कंसिडर अ क्लोज इन एज एग्जाम्पशन लाइक इन कनाडा ऑस्ट्रेलिया फॉर कंसेंचुअल रिलेशनशिप दैट इज 16 ईयर ओल्ड विथ 18 ईयर ओल्ड। तो आपका क्या है, कंसेंचुअल जो आपका रिलेशनशिप है उसको लीगलाइज किया है इन कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। ये आपका समझ लीजिए 18 ईयर का बॉय है, 16 ईयर का ओल्ड गर्ल है। ओके, तो ये गर्ल अगर कंसेंचुअली आपके रिलेशन में रहती है विथ अ बॉय एंड बॉय कंसेंचुअली विथ दिस गर्ल, देन क्या है, इसको लेजिटिमेट माना जाएगा, इसका क्रिमिनलाइजेशन नहीं होगा। ओके, फिर आप इसमें देख सकते हैं नो रोल फॉर विक्टिम्स कॉन्सेंट। तो अभी पोक्सो के हिसाब से अगर जो आपका बिलो 18 का जो माइनर है वो अगर कंसेंट देता भी है तो उस कंसेंट को कंसेंट की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। इवन इफ द माइनर सेज इट वाज कंसेंचुअल, लॉ मैंडेट्स प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन होगा ही, जो ऑपोजिशन पार्टी है या फिर जो एक्यूज्ड है। तो इसीलिए क्या करना है, आपका प्रपोज्ड रिफॉर्म में हमें ये रिफॉर्म्स लानी है कि जो कंसेंट है बिटवीन टू लविंग कपल उसको देखा जाए पहले। तो इसमें जो आपका विक्टिम है, समझ लीजिए इसमें लड़की है, ऑफन वांट्स टू प्रोटेक्ट देयर एडोलसेंट पार्टनर, प्रोटेक्ट करना चाहती है, लेकिन घर के प्रेशर में आके आपके अगेंस्ट खिलाफ बयान देती है, वो एक अलग बात है, लेकिन प्रोटेक्ट करना चाहती है, जो इस केस में हमने देखा, ये वाला केस में। ओके, तो इसीलिए क्या है, कोर्ट को शुड बी गिवन डिस्क्रिशन टू वेट कंटेक्स्ट एंड हार्म। तो क्या कंटेक्स्ट में रिलेशन हुआ, कुछ हार्म हुआ है क्या, अगर हार्म नहीं हुआ है, दोनों कंसेंचुअली है, ओके, तो उसमें क्या है, रेप का आपका एक्यूजिशन लगाना, उसके बाद कन्विक्ट कर देना, ये सही नहीं है अगर कंसेंचुअल है, ध्यान रखिए। ओके, अगर हम जबरदस्ती इन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये नेचर के अगेंस्ट है, बायोलॉजी के अगेंस्ट है, हार्मोनल चेंजेस के अगेंस्ट है, जो होनी ही है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इन चीजों को। ओके, बाकी इसमें कनाडा में आपका क्या है, आप थोड़ा इंटरनेशनल कंपैरिजन देख सकते हैं। क्लोज इन एज एग्जाम्पशन दैट इज 14 and 15 years old can consent with a partner less than 5 years old। ओके, तो समझ लीजिए आपका 20 साल का एक लड़का है और एक 15 साल की लड़की है, ऑब्वियसली इनके बीच में क्या है, लव रिलेशन बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें और एक एग्जाम्पल देखिए कि आपके एक 20 साल का आप समझ लीजिए कि एक 25 साल की लड़की है और एक 35 साल का लड़का है, उनके बीच आप देखते हैं कि शादी होती है। तो उसी तरह से 10 साल में अगर शादी हो सकती है तो इसमें 5 साल का एक एज गैप कनाडा में दिया गया है कि 14-15 ईयर्स ओल्ड के साथ कंसेंचुअली अगर 5 ईयर्स ओल्डर कोई पार्टनर रिलेशनशिप में आता है, रोमांटिक रिलेशनशिप हो, फिजिकल रिलेशनशिप, सो देन दैट कैन नॉट बी क्रिमिनलाइज्ड। ओके, ध्यान रखिएगा। तो देन जर्मनी में अलाउज कंसेंचुअल सेक्स फ्रॉम एज 14। तो 14 से क्या है, अलाउ किया जाता है कंसेंचुअल फिजिकल या फिर रोमांटिक रिलेशनशिप को, अगर पार्टनर क्या है 21 ईयर्स या फिर उससे नीचे का है। फिर आपका यूके में क्या है, एज ऑफ कंसेंट इज 16, लेकिन उससे जो प्रोसिक्यूशन है डिस्क्रिशनरी है इन पीयर रिलेशनशिप। तो प्रोसिक्यूशन अगर पकड़ लीजिए एक लड़का एक लड़की है, दोनों कंसेंचुअली है, तो उनके बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो क्यों केस करेंगे, अगर किसी के ऊपर जबरन कुछ है तो वो केस कर सकते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। तो हमारे देश में भी क्या करना है, आपका इन व्यूज को अप्लाई करना जरूरी है। तो अभी आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें कहीं पे मेंशन होगा। ओके, हाँ ये रहा। तो जो रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है, जो डायरेक्टिव्स दिया है बाय सुप्रीम कोर्ट टू दी सेंटर, और सेंटर के भी कौन से मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इनको एक कमिटी फॉर्म करना है एक्सपर्ट का, उसमें आपके साइकोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर्स, लीगल एक्सपर्ट्स रहेंगे, और इनको रिपोर्ट सबमिट करना है बाय जुलाई 25, 2025। इसके बाद क्या है, जो अगर कंसेंचुअल है तो उसमें क्या आपकी वे फॉरवर्ड निकाली जाएगी, वो हम समय के साथ देखेंगे। ओके,
तो ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर। और बाकी पोक्सो एक सही लॉ है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ही गलत है। ध्यान रखिएगा, 100 केसेस अगर आती है तो उसमें लगभग आपके 33% ही कन्विक्शन रेट है। इट मीन्स 67 फॉल्स केसेस दायर की जाती है टू हैरास लविंग कपल। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से पार्लियामेंट के ऊपर चेक रखा है जो पावर टू अमेंड है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अभी पावर टू जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है या फिर पावर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पार्लियामेंट को अंडर आर्टिकल 368, उसको लेके बहुत सारी केसेस आपकी समय समय पे आती गई है। तो इसमें अभी जो डिफरेंट केस है वो कैसे आपकी एक के बाद एक आपकी सक्सीड की है, उसके बारे में एक बढ़िया एनालिसिस इसमें है, जो आपको क्या करेगा, एक अच्छा इंसाइट प्रोवाइड करेगा कि जो कोर्ट या फिर जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच में जो टसल है उसको। ओके, तो अभी ध्यान रखिएगा कि आपका पहला केस जो आया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के रिगार्डिंग, वो था शंकरी प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस 1951। तो इसमें पार्लियामेंट को आपका एम्पावर कर दिया गया था बाय जुडिशियरी कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। देन जो सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस था 1965 का, इसने रीअफर्म किया था ये जो व्यू है कि हाँ अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो इससे क्या है, पार्लियामेंट को आपका बहुत ज्यादा पावर मिल गया कि वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 368। उसके बाद क्या हुआ, आपके गोलकनाथ जो केस था बहुत काफी फेमस केस है। ओके, जो आपके 11 जजेस बेंच का केस था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था ये, 5 जजेस या फिर उससे ज्यादा होने से बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। तो इसमें क्या किया, गोलकनाथ केस में पार्लियामेंट को जो पावर दिया गया था ऊपर के दो ये जो है आपके जजमेंट, उसको रिवर्स कर दिया बाय गोलकनाथ केस कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है बट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती है अंडर आर्टिकल 368। इतना अधिकार पार्लियामेंट को नहीं दिया गया है। तो अभी ध्यान रखिएगा कि ये आपका कौन से राइट के बारे में को लेके ज्यादा इसमें चर्चा है, राइट टू प्रॉपर्टी को लेके, जिसको 44th अमेंडमेंट 1978 में हटा दिया गया। तो क्यों राइट टू प्रॉपर्टी को लेके इतनी दिक्कतें आ रही है इस समय पे, क्योंकि आपका जब देश आजाद हुआ तो जो लैंड है वो मैक्सिमम लैंड आपके क्या थे, डिफरेंट रीजन में जमींदार के पास थे। तो इसीलिए अभी हमारा देश कहता है वेलफेयर नेशन का डायरेक्शन देता है स्टेट को, सेंटर को, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कहता है, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कहता है। तो उस समय सबसे जो आपका इम्पोर्टेंट जो रिसोर्स था लैंड ही था। तो उसको क्या करना था, आपका लैंड रिफॉर्म करना था। तो लैंड रिफॉर्म करने के लिए क्या है, जो आपके लैंड ओनर है उनसे आपका लैंड को लेना होगा। तो उससे क्या है, जो लैंड ओनर है वो राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेट हो रहे हैं करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो उसी केस में क्या किया है, जो गोलकनाथ केस है उसने आपका ओवर रूल कर दिया है बोथ जजमेंट को कि पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे चाहे वैसे, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स को तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती है, 1967 में ये कहा। लेकिन उसके बाद ध्यान दीजिएगा, मैं इसी में समझा देता हूं कि उसके बाद आया आपका 1973 का जजमेंट केशवानंद भारती केस, जिसमें क्या कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक बेसिक ढांचा है, उसके अलावा पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है, बस बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंडमेंट नहीं कर सकती है, ध्यान रखिएगा। ओके, पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है अंडर आर्टिकल 368, बस ध्यान रखना होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर का आपका वायलेशन ना हो। तो अभी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा पॉइंट, कौन सा प्रिंसिपल बेसिक स्ट्रक्चर है, वो कौन डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट समय समय पे उसको डिसाइड करेगी। ओके, तो जब इसके बाद 1773 का बेसिक स्ट्रक्चर जजमेंट या फिर केशवानंद भारती जो जजमेंट था, जो सबसे बड़ा बेंच था, 13 जजेस बेंच थी, ध्यान रखिएगा। तो उसने कहा कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या हुआ, आपका 19 जो 78 है, 78 में 44th अमेंडमेंट है, उसके तहत क्या किया गया, जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A, कहीं पे मेंशन होगा इधर, ये 300A आफ्टर केशवानंद भारती केस ऑफ 1973।
अमेंडमेंट आया 78 में, 44th अमेंडमेंट। तो इसमें क्या किया कर दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया फंडामेंटल राइट के लिस्ट से, और इसको एक क्या बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। ध्यान रखिएगा, राइट्स 3 तरह की होती है। फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 में है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जैसे आर्टिकल 300A है, फिर आर्टिकल 326 है राइट टू वोट, और लीगल राइट कौन से है, जो लॉ बना के दिए जाते हैं, जैसे राइट टू फूड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसमें अभी आपका क्या है, केशवानंद भारती केस के बाद जो आपका पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडिंग पावर है, उसको एक्चुअली पावर दिया भी, पार्लियामेंट को पावर भी दे दिया कि आप अमेंड कर सकते हैं जितना चाहे, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते हैं। और कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर है वो कौन डिसाइड करेगी, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, जब कोई डिफरेंट केसेस आएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट किया गया है। ध्यान रखिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर बार बार मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच जो टसल है उसमें बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो आपके डिफरेंट शॉर्ट ऑफ आपके अमेंडमेंट्स है उनको भी बार बार प्रीलिम्स में पूछा जाता है, इंक्लूडिंग डिफरेंट आर्टिकल। तो ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, व्हेन इंडियन एमपीज स्कोर्ड अ डिप्लोमेटिक विन इन 1971। तो अभी 1971 में क्या हुआ था, इंडिया पाकिस्तान के बीच वार हुआ था रिगार्डिंग ईस्ट पाकिस्तान, जिसको ये इस वार के बाद बांग्लादेश के रूप में हम देखते हैं, या फिर बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ। ओके, तो अभी ध्यान रखिएगा कि 1971 जब वार नहीं हुआ उसके पहले, ओके, आपके क्या हुआ, जो हमारी गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, जो आपका पाकिस्तान का आपका भद्दा स्वरूप है उसको वर्ल्ड के आगे रखा। कैसे रखा, थ्रू पार्लियामेंटेरियंस, कि आपकी जो पार्लियामेंटेरियन कमेटी थी, जो डिफरेंट पार्लियामेंटेरियन थे उनको लेके आपके डिफरेंट डेलीगेट्स बनाए गए, और डेलीगेट्स को विश्व के डिफरेंट रीजन में जो कंट्री है उनमें भेजा गया, और ये स्वरूप दिखाया गया पाकिस्तान का कि पाकिस्तान कैसे क्या करता है, अपने देश के लोगों का जो राइट्स है वॉयलेट करता है। क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान, आप ध्यान दीजिएगा, 1947 के बाद जो पाकिस्तान बना था वो 2 हिस्सों में था, एक वेस्ट में था जो आज का पाकिस्तान है वेस्ट पाकिस्तान, और एक ईस्ट में था ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। तो ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या करता था, एट्रोसिटी करता था बाय वेस्ट पाकिस्तान, और वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के जो अपने देश के जनसाधारण थे उनको सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करता था। तो इसीलिए ईस्ट पाकिस्तान में पॉलिटिकल सर्ज हुआ। ओके, और आपके जो शेख मुजीबुर रहमान हैं वो उभर के आए और इलेक्शन भी जीता, लेकिन उनको गवर्नमेंट फॉर्म करने नहीं दिया गया, एट्रोसिटीज की गई जो पॉपुलेशन थी ईस्ट पाकिस्तान की। तो उसके अगेंस्ट हमने क्या किया, आपके जो पाकिस्तान का स्वरूप है उसको दिखाया। तो अभी पाकिस्तान का जो स्वरूप हमने उस समय दिखाया उसको अभी क्यों इसमें बताया जा रहा है, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी है उसका इस्तेमाल हम अभी भी कर रहे हैं। इन 2025 जो आपका पहलगाम टेरर अटैक है, कि कैसे पाकिस्तान बैक्ड टेररिस्ट ग्रुप, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ग्रुप हमारे देश में हमारे सिविलियंस को टारगेट करते हैं। कैसे आपका जो पाकिस्तान है एक क्या है, टेरर स्पॉन्सरिंग नेशन है, उसको हम दुनिया के समक्ष दिखाने के लिए अभी हम क्या कर रहे हैं, जो हमने जो ऑपरेशन सिंदूर तो किया ही, वो हमने आपका सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी लिया, या फिर हमने हार्ड स्ट्रेटेजी लिया, और उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक या सॉफ्ट स्ट्रेटेजी भी ले रहे हैं बाय एंगेजिंग आवर पार्लियामेंटेरियंस। तो लगभग 59 पार्लियामेंटेरियंस को चुना गया है, एमपीज को चुना गया है, और उनको बांटा गया है 7 आपके पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस में, जो लगभग 33 कंट्री में विजिट करने वाली है और मैसेज देने वाली है अबाउट अगेंस्ट एंटी टेररिज्म। और पाकिस्तान जो आपका हमारे देश के खिलाफ जो नेगेटिव परसेप्शन, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, उसको ये काउंटर करेगा। तो अभी ध्यान रखिएगा कि कितने डेलीगेशन आपके गए हैं, इससे पहले कोई डेलीगेशन गया है या नहीं गया है, ऐसे करके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और मेंस में आपके पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी के ऊपर सवाल आ सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमेसी तो इन जनरली क्या है, गवर्नमेंट डिप्लोमेटिक पॉलिसीज लेती है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जुड़ी हुई होती है, लेकिन जो डिप्लोमेसी है उसको हम पार्लियामेंट्री लेवल पे भी कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं, वो इसमें जानना जरूरी रहेगा। और क्वेश्चन इस बार
पूरा चांसेस है पूछा जा सकता है अबाउट पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी। तो इसमें आप पहला जो आप 1971 का डेलीगेशन था उसके बारे में मेंशन कीजिए, 2025 के डेलीगेशन के बारे में मेंशन कीजिए। ओके, और कैसे हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्ट डिप्लोमेसी के जरिए ग्लोबल लेवल पे अप्रोच कर रहे हैं अगेंस्ट दिस पाकिस्तान शॉर्ट ऑफ जो स्टेट है, पाकिस्तान जैसे स्टेट जो टेररिज्म को फैलाते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये पूछा जा सकता है। तो हम इसमें आपका देख सकते हैं ह्यूमैनिटेरियन एडवोकेसी करते हैं, बैक चैनल डिप्लोमेसी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पार्लियामेंट टू पार्लियामेंट फ्रेंडशिप कैसे बना सकते हैं। ओके, एंटी टेररिज्म नैरेटिव को हम कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं ग्लोबल पीस कीपिंग के लिए। ओके, क्रॉस पार्टी लेजिटिमेसी एंड इमोशनल अपील, तो इसमें देख सकते हैं कि देश एकजुट हो गया है, डिफरेंट पार्टी एकजुट हो गई है, तो काफी अच्छी बात है ये हमारे देश के लिए। ओके, एक सॉफ्ट डेटरेंस क्रिएट करेगा अगेंस्ट पाकिस्तान डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन एंड मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन। तो ये सभी चीजें आपकी मेंस का जो पेपर होगा जीएस पेपर 2 उसमें इंक्लूड होना जरूरी रहेगा। और ध्यान दीजिएगा बहुत ज्यादा आपको चीजें एग्जैजुरेट नहीं करनी है। आपको 150 वर्ड दिए जाएंगे 10 मार्क के लिए और 250 वर्ड दिए जाएंगे फॉर 15 मार्क्स। तो उसी के अंदर आपको सोच के लिखना जरूरी है और कीवर्ड्स को मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है टैकलिंग हीट। ओके, प्लानिंग टू बीट द इनविजिबल डिजास्टर। तो इनविजिबल डिजास्टर, अभी जैसे कोई फ्लड आया तो दिखता है हमें डिजास्टर है, कोई आपका सुनामी आया दिखता है डिजास्टर है, लेकिन एक इनविजिबल डिजास्टर है जो क्रिपिंग डिजास्टर भी इसको कह सकते हैं। क्रिपिंग डिजास्टर क्या है, जो एक ही बारी में हमें नहीं दिखते हैं, धीरे धीरे क्रिपिंग होते आते हैं, धीरे धीरे वो रेंगते रेंगते बहुत बड़ा डिजास्टर का रूप लेते हैं। और इसी में क्रिपिंग डिजास्टर, ध्यान रखिएगा इन फ्यूचर पूछा जा सकता है क्रिपिंग डिजास्टर के बारे में। तो जो डेजर्टिफिकेशन है इट्स अ क्रिपिंग डिजास्टर। देन जो आपका हीट वेव है इट्स अ क्रिपिंग डिजास्टर, एक दिन में नहीं हुआ है ये। ओके, बहुत साल लगा है इसको अभी डिजास्टर में तब्दील होने में। तो अभी आप देख सकते हैं 2023 2024 क्या था, वार्मेस्ट ईयर था। ओके, ह्यूमन सिविलाइजेशन जब से चालू हुआ तब से। तो अभी आप देख सकते हैं कि 2025 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हीट और बढ़ेगा और 2050 तक तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो मैंने पास्ट में कई सारी आर्टिकल में हीट वेव का डिजास्टर के बारे में डिस्कस किया है। तो इसको आप थोड़ा पढ़िएगा कि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आपकी हीटिंग बढ़ रही है। ओके, इसके वजह से क्या हो रहा है, सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके, हेल्थ क्राइसिस जनरेट हो रहा है। ओके, और इसमें जो आपके सोशियो इकोनॉमिकली वल्नरेबल ग्रुप है वो ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं देन दी रिच पीपल। ओके, देन इकोनॉमिक इम्पैक्ट में क्या है, जो आपके वर्कर है, जो लेबर है, ओके, जो आउटडोर वर्कर है, देन गिग वर्कर है, स्लम ड्वेलर्स है, ये सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। ओके, तो हीट स्ट्रेस देखा जा रहा है, हीट डेथ देखी जा रही है, माइग्रेशन देखा जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को टैकल करना ज़रूरी है। इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी घट रही है, जीडीपी के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे प्रॉब्लम आपके बढ़ सकते हैं। ओके, तो इसको क्या करना है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, इनको हीट एक्शन प्लान लेना ज़रूरी है। ऑलरेडी लिया गया है लेकिन और रोबस्ट तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट बात करता है अबाउट यूनाइटेड नेशन। तो इसमें यूनाइटेड नेशन का अभी आपका 80 साल हो गया है। ओके, तो 80 साल में यूनाइटेड नेशन की क्या आपकी फेलियर रही है, मोस्टली फेलियर्स के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है इन 2025 एज द यूनाइटेड नेशन टर्न्स 80। ओके, तो देख सकते हैं इसका जो मेंडेट था कि टू सिक्योर वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी, यूनाइटेड नेशन का मेन गोल ही है टू सिक्योर पीस एंड सिक्योरिटी, ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी, एंड टू एंश्योर सोशियो इकोनॉमिक कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन अमंग द नेशन। लेकिन दोनों ही सेक्टर में अगर देखें तो हम बहुत सारा फेलियर को देख रहे हैं आज के समय पे। ओके, तो अभी आप अगर देखें तो वार का जो माहौल है, फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन, देन जो आपकी प्रॉब्लम है इन बांग्लादेश, देन म्यांमार में जो क्राइसिस है, देन वेस्ट एशिया में जो वार का माहौल है बिटवीन इजराइल एंड हमास। तो इन सभी चीज़ों को क्या नहीं कर पा रहे हैं आज के समय पे, हम टेकल नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ पीस बरकरार है, नहीं है। तो इन सभी चीज़ों में क्या है, आपका यूनाइटेड नेशन फेलियर है। प्लस जो यूनाइटेड नेशन है वो बहुत ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक है। कैसे? क्योंकि जो P5 नेशन है वो क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं।
देन प्रमोटिंग आपकी डेमोक्रेटिक इंटरेस्ट। फिर कोरोना जैसे जो क्राइसिस है उसको कितना मिस हैंडलिंग हुआ उसका, ये चीजें आप जिक्र कर सकते हैं। ओके, फिर अभी भी वार परसिस्ट है, इवन पीस कीपिंग फोर्स जो है वो सिर्फ सिंबॉलिक ही है। फिर वेटो मिसयूज हो रहा है बाय द सुपर पावर्स। ग्लोबल पॉवर्टी अभी भी बहुत ज़्यादा है, आपकी इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, इसको अभी तक दूर नहीं किया जा सक रहा है। तो आपका जो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो 17 गोल है, इसका जो आपका फुलफिलमेंट है बाय 2030, ये भी होना अभी नामुमकिन सा लग रहा है। फिर ग्लोबल साउथ जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। ओके, फिर यूएनडीपी जो है वो अंडर फंडेड है। यूएनसीटीएडी जो है यूनाइटेड नेशन कुछ कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। ओके, तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है ग्लोबल साउथ में। यूएनडीपी जो 1965 में फॉर्म किया गया था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी अंडर फंडेड है। सिक्योरिटी काउंसिल में जो आपकी क्रिटिकल या फिर इंपॉर्टेंट नेशन है लाइक इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, इनको अंडरमाइन किया जा रहा है, इनकी लेजिटिमेसी को। ओके, तो ये सभी चीज़ें आपकी रिफॉर्म करनी ज़रूरी है। तो यूएन के रिफॉर्म के ऊपर क्वेश्चन बनना भी लाजमी है इन फ्यूचर। बाकी कब फॉर्म हुआ, ओके, कितने मेंबर थे फॉर्म होने के समय? 51 मेंबर थे। 1945 में 24 अक्टूबर को फॉर्म किया गया था, तो 24 अक्टूबर यूएन डे है। ओके, फिर आपका जो यूडीएचआर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो 10 दिसंबर को लिया गया, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। 1948 10 दिसंबर, तो इन चीज़ों में थोड़ा बारीकी से ध्यान दीजिएगा। फिर कोविड का मिस हैंडलिंग के बारे में भी इसमें मेंशन किया गया है। ओके, तो ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट आर्म्स में अगर देखें, यूनिसेफ है, डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूएफपी है। ओके, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तो पूछा जा सकता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम किसने लिया है? यूनाइटेड नेशन ने। ओके, तो इसमें आप क्या है, पार्शियल सफलता देखेंगे, फुल सफलता इसमें नहीं है। ओके, फिर पेरिस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट है, या फिर यूएनएफ ट्रिपल सी है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो आर्ट समिट के दौरान आया था 1994 से इसका आपका इन्फोर्समेंट हुआ था। तो ये भी क्या कर रही है, आपकी क्लाइमेट जो चेंज का प्रॉब्लम है उसको टैकल नहीं कर पा रही है। फिर टेररिज्म को भी टैकल नहीं कर पा रही है। टेररिज्म में भी कॉन्सेप्ट आ गया है गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म का। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, तो इसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है एनाटॉमी ऑफ बुकर, हाउ इंडियन ट्रांसलेशंस आर गोइंग ग्लोबल। तो इसमें हाल ही में जो बानू मुस्ताक जी है, उनके बुक के लिए जो आपका शॉर्ट स्टोरी बुक है हार्ट लैम्प, उसके लिए बुकर प्राइज मिला है। तो इसके हार्ट लैम्प के अंदर कैसे आपके वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन मार्जिनलाइजेशन का जो किस्सा है वो सभी इसमें बताया गया है। ओके, फिर जो टॉम्ब ऑफ सैंड है, तो गीतांजलि श्री जी जो है उनको बुकर प्राइज मिला था 2022 में। ओके, तो ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट रह सकती है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये पूछा जा सकता है। बाकी आपको ओवरऑल क्या है, लिटरेचर का जो आपका एक कॉलोनाइजेशन था एक समय पे, या फिर जो वेस्टर्न लिटरेसी को ही सिर्फ जगह मिलती थी, आज के समय पे आप देख सकते हैं जो आपके कॉलोनियल नेशंस थे एक समय पे, वो भी आज क्या कर रहे हैं, लिटरेसी के सेगमेंट में आगे बढ़ रहे हैं और कॉलोनियल जो नैरेटिव है उसको तोड़ रहे हैं और ग्लोबल लेवल में एक सॉफ्ट पावर बन के उभर रहे हैं। कल्चरल डिप्लोमेसी, इंडिया सॉफ्ट पावर। तो हमें सॉफ्ट पावर अभी सिर्फ योगा, आयुर्वेदा और बॉलीवुड में नहीं देखना है, लिटरेचर में भी देखना है। ओके, फिर इसके अलावा भी आप अरुंधति रॉय जी के बारे में, ओके, इनको भी जो आपके सलमान रुश्दी, इन जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनको जो भी नोबेल मिले हैं, किन बुक के लिए मिले हैं, ये सभी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। और प्लस आप एग्ज़ाम पास करने के बाद मैं गुजारिश करूँगा कि आप इनको पढ़िएगा भी। ओके, लेकिन अभी के लिए बस इनका समरी देख लीजिएगा ताकि आप क्या है, ऐसे में लिख सके। फिर आप जीएस पेपर 1 सोसाइटी में वुमेन एम्पावरमेंट में कुछ पॉइंट डाल सके, देन आप एथिक्स में कुछ पॉइंट डाल सके, ध्यान रखिएगा। ओके, बाकी प्रीलिम्स में बुक का नाम पूछा जा सकता है, ज़रूरी रहेगा। ओके, ओके, देन और क्या बता सकता हूँ मैं आपको इसमें, ओके, मैंने कुछ ध्यान तो रखा था कि मैं आपको वो बातें बताऊं। जस्ट अ मिनट। ओके, हाँ, इसमें ट्रांसलेटर लाइक दीपा भास्वती, ओके, दीपा भास्वती जी और आपके डेजी रॉकवेल, इन दोनों प्रोमिनेंट पर्सनालिटी का नाम भी याद रखिएगा। तो दीपा जो भास्वती जी है, उन्होंने आपका जो टॉम्ब ऑफ सैंड है इसको ट्रांसलेट किया है, ओके, हिंदी से इंग्लिश में। और हार्ट लैम्प जो कन्नड़ा
आपकी में लिखी गई है, इसको ट्रांसलेट किया गया है बाय डेजी रॉकवेल के द्वारा। तो ये चीजें पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ब्रिंग रिफॉर्म्स टू इंक्रीज नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन, पीएम एट नीति मीटिंग। तो नीति आयोग का मीट हुआ, जो आपका गवर्निंग काउंसिल का मीट होता है बिटवीन आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, शेयर्ड बाय सेंट्रल, जो नीति आयोग की जो बॉडी है गवर्निंग काउंसिल की, उसके चेयरमैन रहते हैं आपके पीएम साहब, और बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके काउंटर पार्ट, एंड जो आपके यूटीज है, यूनियन टेरिटोरीज। तो हाल ही में कंक्लूड हुआ, और इसमें पीएम साहब ने कहा है कि नीति के मीट में कि ऐसे रिफॉर्म्स लाने ज़रूरी है जिसमें क्या किया जा सके, जो नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग है वो बढ़ाई जा सके, वुमेन को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दिया जा सके। ओके, तो थीम क्या है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। विकसित राज्य फॉर विकसित भारत। तो विकसित भारत, अभी भारत का अभी डेवलपमेंट के लिए भारत के जो 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटोरी है, उनका विकसित होना जरूरी है, तभी हम 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं बाय 2047। और राज्य का विकसित होने के लिए हर जिले का विकसित होना जरूरी है, हर जिले को विकसित होने के लिए हर गांव, हर शहर को विकसित होना जरूरी है जिले के अंदर। तो उस हिसाब से आप चीजों को लिंक करिएगा। ओके, एक मल्टीप्लाइंग कंसेप्ट के साथ चीजों को लिखिएगा कनेक्ट करते हुए, तब आपका आंसर बेटर बनेगा। ओके, तो विकसित भारत में जब भी क्वेश्चन बन सकता है तो इसमें आप इन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बाकी ध्यान रखिएगा, वही रटी रटाई चीजें रहेंगी। टूरिज्म का डेवलपमेंट करना, वुमेन इन वर्कफोर्स में हाल ही में ध्यान दिया गया। G20 में भी जेंडर इक्वालिटी गोल्स जो था उसको भी आगे बढ़ाना है। ओके, फिर सिविल डिफेंस एंड लोकल रेजिलियंस में भी ध्यान देना है, डिजास्टर रेस्पॉन्स। देन जो बॉर्डर एरिया के स्टेट है उनको भी रेडी रहना है फॉर सिविल डिफेंस एज वेल एज टू प्रोटेक्ट देयर बॉर्डर। ओके, तो ऐसे तो बॉर्डर प्रोटेक्ट तो डिफेंस फोर्स ही करेंगे, लेकिन स्टेट का भी रोल रहता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें कुछ इशू भी रेज की गई है बाय तमिलनाडु कि टैक्स डेवोल्यूशन जो जितना होना चाहिए नहीं हो रहा है, समग्र शिक्षा का जो फंड है वो नहीं मिल रहा है, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में जो आपकी तमिलनाडु ने आपकी जो फंड की मांग की थी वो नहीं मिल रहा है। ओके, फिर जो गंगा क्लीनिंग या फिर रिवर क्लीनिंग प्रोजेक्ट है वो भी अच्छी तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों को देखना ज़रूरी रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो नेक्स्ट आर्टिकल स्पेशली बात कर रहा है रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्ट रीजन में हम कैसे जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ा सकते हैं, और जो चिकन नेक कॉरिडोर का जो वल्नरेबिलिटी है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, और जो आपका अभी राइजिंग जो थ्रेट है फ्रॉम चाइना एंड बांग्लादेश उसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं थ्रू आपके कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। ओके, तो इसमें स्पेशली फोकस है शिलोंग सिलचर जो हाईवे है, जो एक्सप्रेस वे बनाया जाने वाला है, जो कनेक्ट करेगा किसको, सीटवे पोर्ट को। तो सीटवे पोर्ट कौन से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के अंडर में आता है, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट। ओके, तो जो शिलोंग सिलचर है, ये आपका जो सीटवे पोर्ट बनेगा, अभी सीटवे पोर्ट को कनेक्ट करेगा कलकत्ता पोर्ट। तो कलकत्ता पोर्ट से सीटवे पोर्ट में सामान आएगा, सीटवे पोर्ट से आपका आइजॉल पास है, तो आइजॉल में आपका जाएगा, तो आइजॉल से अब बाकी नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी होगी। तो उसके लिए क्या है, ये शिलोंग सिलचर रोड जरूरी है। तो ये शिलोंग से होते हुए आपके असम के सिलचर को कनेक्ट करते हुए आपके मिजोरम को कनेक्ट करेगा। तो इसमें 3 स्टेट जुड़ी हुई है, ध्यान रखिएगा, और फर्दर सिटवे से कनेक्ट होगा। और वो जो वाटर का एक्सेस है, वाटर पोर्ट का एक्सेस हमें मिल जाएगा। उससे क्या है, नॉर्थ ईस्ट का टूरिज्म, नॉर्थ ईस्ट का इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी चीज़ों में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेंगी। और जो स्ट्रैटेजिक हमारा वल्नरेबिलिटी है बिकॉज ऑफ आपका चिकन नेक कॉरिडोर जो नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है, जो सिर्फ क्या है आपका 22 किलोमीटर ही है, तो उसका वल्नरेबिलिटी को हम इससे दूर कर सकेंगे। तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, ध्यान रखिएगा। ओके, और इसी के बाद और एक चीज भी ध्यान रखिएगा, लाल मोनिर हाट। ओके, लाल मोनिर हाट एयरबेस है ये एक, इसको आपके सेकंड वर्ल्ड वार के समय पे इस्तेमाल किया गया था बाय द अलाइड पावर। ओके, तो इसको अभी क्या कर रहा है, चाइना रिवाइव कर रहा है, बैक कर रहा है बांग्लादेश को। तो इससे क्या है, आपका ये पोर्ट जो रहेगा, एयरबेस जो रहेगा, इसको डुअल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकता है चाइना। ओके, कि ट्रेड के नाम से तो डेवलप करेगा लेकिन मिलिट्री मोबिलाइज भी कर सकता है। इससे जो वल्नरेबिलिटी है किस पे बढ़ेगी, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में। और इसी के साथ क्या है, और कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव ली गई है, जैसे डोंग फेस्टिवल।
तो डोंग फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाना है जो आपका कहाँ है, डोंग एक विलेज है, इंडिया ईस्टर्न मोस्ट विलेज, जहाँ सन क्या होता है, फर्स्ट राइज होता है। तो इसमें भी क्या है, अभी हम आपका फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे और इस फेस्टिवल से क्या होगा, हम ये ग्लोबल लेवल में मैसेज देंगे कि अरुणाचल को जो इलिजिटिमेटली चाइना एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है या फिर अपना कहता है, उसको हम इससे डिफीट कर सकेंगे। एक कल्चरल कनेक्टिविटी भी बनेगी, टूरिज्म भी बढ़ेगा और हम स्ट्रैटेजिकली भी इसमें आपके विनिंग पोजीशन में रहेंगे। ओके, फिर आपका जो खिबितु विलेज है, ये भी आपके अरुणाचल रीजन में ही है। ओके, तो इस खिबितु विलेज में भी क्या है, कैबिनेट मीटिंग कराई गई, जो मिरर कर रहा है क्या, कि ये जगह हमारी है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। तो अभी एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेगा खिबितु रिसेंटली सीन इन न्यूज़ कहाँ है ये। ओके, देन आपका डोंग कहाँ है या फिर डोंग फेस्टिवल क्या है, तो ये ज़रूरी रहेगा फॉर प्रीलिम्स, ध्यान रखिएगा। बाकी ये मैंने दिखाया आपको कि जो आपका शिलोंग सिलचर जो डेवलप होने वाला है रूट। ओके, तो आपका इधर से आपका कोलकाता से ये है इंडो म्यांमार, सॉरी नॉट इंडो म्यांमार, जो आपका पोर्ट डेवलपमेंट है, मैं अभी मिस कर रहा हूँ उस पॉइंट को, जस्ट अ मिनट। ओके, क्या था, मैंने मिस कर दिया इसको अभी। ओके, तो जो मैंने कहा था ना कि आपका कालादान, सॉरी कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, और एक है आपका आईएमटी, इंडो म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट, वो भी डेवलप हो रहा है और ये भी डेवलप हो रहा है, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट। तो कोलकाता से क्या करेगा, सितवे पोर्ट को आपका कनेक्ट करेगा। ओके, फिर जो रीजन है प्लेटवा से होके इधर से आपका हाईवे से गुजरेगा, ये लैंड रूट होगा। तो इसी लैंड रूट को क्या है, आपका डेवलप किया जाना है अभी, जो आपका शिलोंग सिलचर हाईवे कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो इधर से होते हुए ये आपका कनेक्ट करेगा आसाम को, देन मिजोरम को, एंड देन इस पोर्ट में हम पहुंच जाएंगे, इधर से इधर कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस जगह की जो वल्नरेबिलिटी है चिकन नेक कॉरिडोर का, उसको हम क्या कर सकेंगे, बाईपास कर सकेंगे। ओके, लेकिन प्रॉब्लम अभी क्या है, ये जो आपका अराकान रेबल है, ओके, इस रीजन में, रखाइन रीजन में, ये रखाइन रीजन है म्यांमार का, तो इसमें अराकान जो रेबल है उसको चाइना इन्फ्लुएंस कर रही है। ओके, तो ये थोड़ी आपकी चैलेंज या फिर दिक्कत की बात है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको चैलेंज दिक्कत भी लिखनी जरूरी रहेंगी। ओके, तो इसीलिए क्या है, चाइना बैक्ड अराकान आर्मी कॉम्प्लिकेट्स इंडियन लॉजिस्टिक्स इस रीजन में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ये लास्ट आर्टिकल था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आई होंगी चीज़ें, और कुछ डाउट रहता है तो हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में, या फिर फ़ोन भी कर सकते हैं आप। ओके, ज़रूरी नहीं है एडमिशन लेंगे तो ही फ़ोन करेंगे, ऐसे भी आप फ़ोन करेंगे तो हम आपको जो अच्छी से अच्छी सलाह है या फिर गाइडेंस है वो देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज का जो क्लास है वो समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। थैंक यू।